सारथी। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, कहा आतंकवाद को कुचले मददगारों को भी ना बख्शें। जल संकट के खिलाफ प्रदर्शन, जल बोर्ड ऑफिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मटके फेंके, महिलाओं ने जल बोर्ड के ऑफिस पर किया पथराव। रुद्रप्रयाग में हादसा, गहरी खाई में गिरा ट्रेवलर, हादसे में 14 की मौत, 12 घायल। पीएम मोदी ने की 2-2 लाख मदद की घोषणा, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। सीएम योगी मां से मिलने ऋषिकेश एम्स पहुंचे, 20 मिनट तक साथ रहे। उत्तराखंड हादसे के पीड़ितों से भी की मुलाकात। शिक्षा मंत्री ने माना नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई, कहा दोषी मिले तो एनटीए के अफसर भी नहीं बचेंगे, पहले धांधली से इनकार किया था। और गुजरात में रुका मानसून, मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद पहुंचेगा। नॉर्थ ईस्ट में बारिश का रेड अलर्ट, वाराणसी में हीट वेव से विदेशी सहित 3 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। नीट मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यूटर्न नजर आ रहा है। देश भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने माना है कि नीट परीक्षा परिणाम में कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई हैं। जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये बयान भी दिया। उन्होंने ये भी माना कि एनटीए में सुधार की भी जरूरत है। नीट परीक्षा परिणाम में धांधली को लेकर देश भर में छात्र और अभिभावक एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों के छात्र संगठन एनएसयूआई, आईसा, एसएफआई और एबीवीपी भी छात्रों के साथ अब जमकर आवाज उठा रहे हैं। उधर बिहार के पटना, नालंदा और गुजरात के गोधरा में नीट पेपर लीक की ओर संकेत करने वाले कई सबूत भी मिले हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं। बिहार में पकड़े गए कई आरोपियों ने ईओयू की पूछताछ में पेपर लीक और एजेंसी के अधिकारियों से सांठगांठ की बात कबूल की है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी नीट में गड़बड़ियों की बात मानी है। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए रविवार को देश भर में श्रद्धालु पवित्र नदियों के घाटों पर उमड़े। गंगा दशहरा गंगा नदी के धरती पर आने का त्योहार है। इस दिन हजारों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए रविवार को देश भर में श्रद्धालु पवित्र नदियों के घाटों पर उमड़े। गंगा दशहरा गंगा नदी की धरती पर आने का त्योहार है। इस दिन हजारों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई। आज के दिन गंगा की उत्पत्ति हुई थी और इसी मनोकामना के साथ हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। और आज यहाँ गंगा के किनारे गंगा स्नान करने के पश्चात पंडा और गरीबों को दान देना हम लोगों का कर्तव्य है। और इससे अब चलते हुए जीवन के साथ साथ अंत काल में भी ये दान पूर्ण काम आता है और इससे संसार का भला होता है, देश की उन्नति होती है। आज ही के दिन गंगा जी का यहाँ पूजन भाव करना चाहिए। उनके जैसे को आपके यहाँ कोई मेहमान आए उनका स्वागत किया जाता है, ऐसे गंगा जी का पूजन पाठ का स्वागत करना चाहिए। और हम गंगा जी हम लोगों के जीवन की प्राण हैं, खासकर हिंदुस्तान के प्राण है। हम सबको चाहिए माँ गंगा आराधना पूजा करें, वंदना करें। ये भी आप जो देख जाओ तो प्रयागराज में इस विषय आए हुए हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष मिलता है। रविवार की सुबह श्रद्धालुओं ने वाराणसी में पवित्र नदी के घाटों पर पूजा की और डुबकी लगाई। आज के दिन भागीरथ जी ने तपस्या की अपने पूर्वजों को तारने के लिए, तो उन्होंने तपस्या की तो गंगा जी को लाने के लिए, तो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी का तपस्या की, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो बोले मैं तो कमंडल से अपना गंगा माता को छोड़ तो दूंगा, पर पृथ्वी पे धरती पे आएंगे तो त्रायमान मत चाहे। तो बोले तब क्या करे, उन्होंने उपाय बताया। शिव जी के पास गए, शिव जी का आराधना की तो शिव जी ने अपने जटाओं में बांधा, गंगा जी को भेजा। तो आज का दिन का महत्व ये है कि गंगा किनारे जो भी आता है अपने पाप कर्म कष्ट बाधा रोग बाधा दूर करने के लिए गंगा स्नान करते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, भगवान की जल भी ले जाते हैं अपने घर और नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं।
इस दिन दान पुण्य की काफी महिमा है। उत्तर प्रदेश के भदोही में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा जी का आज ही अवतरण हुआ था इस पृथ्वी पे, जिसके वजह से आज गंगा दशहरा पर स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और ख़ास करके ये सीतामढ़ी घाट है, यहाँ पे जो है बहुत दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं और यहाँ डुबकी लगा करके अपने पापों को धोते हैं। अयोध्या में देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाई। स्नान करके आए, स्नान करने से मन खुश हो गया है। अब व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कैसी लगी अब? बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। कहा जाता है कई गुना फल मिलता है। हाँ, गंगा दशहरा का बहुत महत्व है। उसके स्नान करने से बहुत मोक्ष मिलता है। यहाँ पर नहाने से कई गुना धर्म का फल मिलता है। यहाँ हम लोग यहाँ नहाने आए हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी गंगा दशहरा मनाने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। गंगा दशहरा है, स्नान करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इस दिन माँ गंगा धरती पे आई थी। बहुत भीड़ है, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया जी। गंगा दशहरा था जी, आज नहाने के लिए आए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लग गया। ठीक है, सभी ने स्नान किया, सभी को एंजॉय। इस खास दिन मथुरा में श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं में बहुत अच्छी उमड़ है और यहाँ देखा जा रहा है अब तो बहुत अच्छी सफाई भी है और बड़ा आनंद आ रहा है। 4 बजे से स्नान चालू हो गया गंगा दशहरा का, तो अभी तो बराबर भी खूब चल रही है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि गंगा नदी में शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से शुद्ध करने की ताकत है। गंगा दशहरा इसकी पवित्रता का सम्मान करने का त्योहार है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। खबर पानीपत से है, जहां समालखा शहर की आदर्श कॉलोनी में देर रात फाइनेंस कर्मी रविंद्र की छत से गिरकर मौत हो गई। मृतक रविंद्र फ्यूजन माइक्रोलोन कंपनी में कर्मचारी था, जिसकी सूचना आसपास के रहवासियों ने फोन पर पुलिस को दी। पुलिस ने शव को एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। चौकी इंचार्ज बीरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के पिता जयकुमार बयान दर्ज कर लिए गए हैं। ये सूचना मिलती, अभी जो है डेड बॉडी की ये सूचना मिलती है। इस सूचना के ऊपर हम आए हैं, यहाँ पुलिस आई है, तो इसकी जांच कर रहे हैं। जैसा भी होगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर कितनी उम्र का था, क्या नाम था युवक का? ये यंग है, इसका रविंदर नाम बता रहे हैं जैसा कि पता लगा। और ये जो फ्यूजन माइक्रो फ्यूजन एक फाइनेंस कंपनी है, उसमें ये नौकरी करता है। सर मामला छत से गिरने का बताया जा रहा है। अभी जांच करेंगे हर एंगल से, जैसा भी होगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कोई किसी गिरफ्तारी हुई इस मामले में? नहीं, अभी तो आए हैं मौके पर, अभी सूचना मिली। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रोहतक शहर के जुलाहा वाला चौक स्थित पानी के बूस्टर पर ताला जड़कर पानी नहीं आने का विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर के कई कॉलोनी के निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रोहतक शहर में पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, यह अधिकारियों का कहना है। पिछले कई दिनों से लगातार प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी शहर के अनेकों जल घर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या जो की त्यों बनी हुई है और बड़े बड़े वादे करने वाले अधिकारी आज भी स्थानीय नागरिकों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। पीने की पानी की समस्या से परेशान रोहतक शहर के बद्री गेट, प्रधाना मोहल्ला, डेरी मोहल्ला और सलारा मोहल्ला निवासी आज मटकी उठाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थानीय जल घर पहुंचकर जल घर के गेट पर ताला उन्होंने लगा दिया और मटकी फोड़ अपना विरोध प्रदर्शन किया। जुलाई वाला जो यहाँ 4 दिन हो गया पानी की तंगी है, पानी दिया जाए और नई मोटर लगाई जाए, तो बुस्टर की चाबी नहीं है। कितने दिन से नहीं है पानी? 4 दिन से पानी नहीं आ रहा यहाँ पे। और पुरानी मोटर हम नहीं लगने देंगे, नई मोटर आएगी तो बुस्टर की चाबी देंगे, नहीं तो हम चाबी नहीं देंगे। और यहाँ कोई वली वारिस नहीं है, वोट मारने के लिए आ जाते हैं, ना कोई पानी ना बिजली। आज 4 दिन रात पूरी रात बिजली नहीं आती। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी यहाँ पे कोई सोल्यूशन निकाला जाए पानी का। मोटर खराब हो जाए, मोटर ठीक करने नहीं आते 4-4 दिन। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रिजलाल।
ब्रिजलाल जी क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ऐसी है कि आज के 4 दिन से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आ रहा। पानी आता भी है फ्लश का, तो हम बंद कर देते हैं। नीचे आया पानी फ्लश, छोड़ दो जी, क्या पीना क्या है, जो पड़ा वो भी खराब हो जाए। इसलिए आज सुबह पानी इधर भी दिया है, पीछे भी दिया। हमारी इस लाइन में क्या दिक्कत है इनको? तो ये अगली खबर रोहतक से है, जहां उपमंडलाधीश आशीष कुमार ने जनस्वास्थ्य विभाग के जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता तरुण गर्ग तथा अन्य अधिकारियों के साथ जलघरों का दौरा किया तथा जलघरों में स्टोर किए गए जल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि शहरवासियों के लिए विभाग के जलघरों में पर्याप्त जल उपलब्ध है तथा विभाग प्रत्येक शहरवासी तक वाटर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। JLN नहर में पानी को इकट्ठा करके चैनल के माध्यम से जलघरों तक पहुंचाया जा रहा है। जी, आज हमारे जो वाटर वर्क्स हैं डिपार्टमेंट के, उनका दौरा किया गया था, जिसमें वाटर वर्क्स 1, 2, 3 का और JLN से जो फीडिंग होती है, इनलेट जो चैनल हमारी शहर में जो मेन फीडर करती है, उसका दौरा किया गया था। और उसको देखने के बाद लगा कि हमारा जो वाटर वर्क्स फर्स्ट है, वहाँ पे प्रॉपर कैपेसिटी के साथ जो हमारी इनलेट चैनल है, उसमें प्रॉपर कैपेसिटी के साथ पानी जा रहा है। और जो हमारा ओल्ड शहर एरिया है, उसके अंदर जो वाटर वर्क्स फर्स्ट है जो फीडिंग करता है, वहाँ पे एक टाइम प्रॉपर जो पानी है वो सुचारू रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा वाटर वर्क्स 2 है, जो झज्जर रोड के ऊपर है, वहाँ पे पानी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट के अंदर है। वहाँ पे हमारे तीनों टैंक फुल हैं और फुल कैपेसिटी से वहाँ पे हमारा जो हमारे पंप्स हैं और जो हमारा बूस्टर है वो चल रहा है, जिससे हमारा उस एरिया का जो पानी है 2 टाइम हम सुचारू रूप से दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा वाटर जो वर्क्स है, वहाँ पे हमारा जो पानी है वो हम अपना जो आउटर जो एरिया है, जो सेक्टर एरिया है और जो हमारा बोहर का एरिया है, उस एरिया में सप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे पानी सफिशिएंट है, एक टाइम पानी प्रॉपर दिया जा रहा है। बोहर के कुछ एरिया के अंदर जो पीछे की तरफ का जो एरिया है, जहाँ पे प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। 1-2 जगह गलियों के इश्यूज थे, उन गलियों के इश्यूज के रिगार्डिंग एक्शन आप पर्सनली उसको रिव्यू कर रहे हैं और जल्दी उसको रिजोल्व कर देंगे। अब बात करेंगे अगली अहम खबर के। परमहंस कुटिया कॉलोनी में दिसंबर 2021 में हुई विनोद बराड़ा की हत्या की वारदात को CIA 3 पुलिस की टीम ने सफलतापूर्वक सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। मृतक विनोद बराड़ा की पत्नी निधि ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रच पंजाब के भटिंडा निवासी युवक से विनोद का पहले एक्सीडेंट करवाया। एक्सीडेंट में विनोद बराड़ा की मौत नहीं हुई तो उक्त युवक से 2.5 महीने बाद पिस्तौल से गोली मरवाकर विनोद की हत्या करवाई थी। पुलिस ने मृतक विनोद की पत्नी आरोपी निधि व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने हत्या करवाने की उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। विनोद बराड़ा का जो मर्डर है वो 2021 में 15 दिसंबर 2021 को इनका मर्डर इनके घर में ही किसी एक व्यक्ति ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। और इसी मामले में मुकदमा नंबर 835 2021 का सिटी थाने का दर्ज हुआ था, और जिसमें जो आरोपी था, जिसका नाम देव सुनार बाद में मालूम चला था, देव सुनार वहीं पे मौके पे ही पकड़ा गया था और उसने अपना जुर्म कबूल किया। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने इनका मर्डर इसलिए किया है क्योंकि इससे पहले एक 657 नंबर 2021 का एक मुकदमा दर्ज था जिसमें एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बताया गया था कि देव सुनार की पिकअप ट्रक से विनोद बराड़ा का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में ये देव सुनार अरेस्ट हुआ था और बेल पे बाहर था। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने के बाद FSSAI ने पुणे जिले के इंदापुर के फॉर्च्यूनर डेयरी को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। मुंबई के मलाड इलाके में एक महिला को आइसक्रीम कोन में इंसान की उंगली का टुकड़ा मिला। महिला ने एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के जरिए इम्मो कंपनी से आइसक्रीम कोन ऑर्डर किया था। बाद में महिला को आइसक्रीम कोन में एक इंसान की उंगली का टुकड़ा मिला। इसके बाद डरी सहमी महिला मलाड पुलिस स्टेशन पहुंची। मलाड पुलिस ने इम्मो आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस आइसक्रीम को जांच के लिए भेज दिया है। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की।
बैठक में 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और क्राइसिस रिस्पांस टीम के कमांडो को तैनात किया गया है। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमलों के बाद आधुनिक तकनीक और अपग्रेड हथियारों से लैस सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर हैं। सर सीआरटी का दिन हो, रात हो, धूप हो, बारिश हो, जंगल हो, हाईवे हो, सीआरटी 24 घंटे अलर्ट है। तो किस तरह से आप लोगों की हार्ड ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि अब तपती हुई धूप भी पड़ रही है? हमें हर तरीके की ट्रेनिंग है। हम हर सिचुएशन में लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, उसको लेकर किस तरह से आप लोग यहाँ पर अलर्ट हैं? बिल्कुल, हम हर सिचुएशन देख के उस हिसाब से हम बिल्कुल अलर्ट हैं। आतंकवादियों ने पिछले रविवार और बुधवार के बीच जम्मू के रियासी, कठुआ और डोडा जिले में 3 जगहों पर हमला किया। इनमें माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे 9 तीर्थयात्री और सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। अमरनाथ गुफा कश्मीर घाटी में 3880 मीटर की ऊंचाई पर है। 52 दिन की अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। खतरे को भांपते हुए सभी तीर्थयात्रियों को RFID कार्ड दिए जा सकते हैं ताकि उनकी एक्चुअल लोकेशन का पता लगाया जा सके। इसके अलावा तीर्थयात्रियों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। रायबरेली में एक घर में 300 मिलने से हड़कंप मच गया है। मां ने पहले बेटी और बेटे को मौत के घाट उतारा और हत्या करने के बाद मां ने फांसी लगाकर अपनी भी खुद जान दे दी। लालगंज कोतवाली के लोदीपुर उतरावा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हत्या करने के बाद मां ने खुद भी फांसी लगाकर जान दी। लालगंज कोतवाली के लोदीपुर उतरावा की ये पूरी घटना है। रायबरेली में एक घर में 300 मिलने से हड़कंप मच गया। रायबरेली से ये खबर। मां ने पहले बेटी और बेटे को मौत के घाट उतारा और फिर खुद भी फांसी से लटक कर अपनी जान दे दी। यह प्रकरण थाना लालगंज का है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या करने के पूर्व उनके जो 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 3 वर्ष और 5 वर्ष है, उनको भी मार दिया है। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड यूनिट इनके द्वारा भी मौका का मुआयना किया गया है। मौका का मुआयना करने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का जो स्पष्ट कारण है वो पता चल पाएगा और तहरीर के आधार पर और शव की पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर अगर विधिक कार्रवाई है वह की जाएगी। तहरीर दिया क्या वादी ने? अभी तक हमारी इनकी मृतका के पति से बात हुई है। अभी तक इनके द्वारा कोई भी शंका या कोई अप्रिय बात नहीं बताई गई है और पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। मेरठ से अगली अहम खबर है। युवती के गला काटकर हत्या से हड़कंप मच गया। युवती के 100 के पास से ही घायल पड़ी मिली मां। जल निगम कर्मी थी मृतका 26 वर्षीय मोना। लूटपाट और चोरी के दौरान हत्या की आशंका है। घर के अंदर ही वारदात को दिया गया अंजाम। लूटपाट आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही। गंभीर घायल मां का मेडिकल कॉलेज में चल रहा उपचार। थाना कोतवाली के बुढ़ाना गेट का है पूरा मामला। अगली अहम खबर बहराइच से, जहां दरगाह जेठ मेले में डिवाइडरों पर सजाई गई थी दुकानें। अब दरगाह कमेटी की अनदेखी से ठेकेदारों के हौसले लगातार बुलंद बने हुए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेशों पर भी भारी पड़ रहा है ठेकेदारों का रसूख। सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों को हटाने के निर्देश दिए थे, तो सिटी मजिस्ट्रेट के आदेशों का भी रसूखदारों पर असर दिखाई नहीं दे रहा है। बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दरगाह जेठ मेले में डिवाइडरों पर सजाई गई दुकानें। दरगाह कमेटी की अनदेखी से ठेकेदारों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर भारी पड़ रहे ठेकेदारों का रसूख। प्रबंध समिति के साथ में प्रशासन की बैठक की गई थी
उसमें भी प्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि डिवाइडर पे किसी तरह की कोई दुकानें नहीं लगाई जाएंगी तथा रोड इतनी छोड़ी जाएगी ताकि हमारी अग्निशमन की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस वगैरह आसानी से जा सके। अभी आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है। तत्काल इस पे जो है कि सीईओ के साथ और प्रबंधक समिति को भी निर्देशित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की। मैम, इसमें मानक के हिसाब से जो डिवाइडरें हैं, डिवाइडर पे दुकान नहीं लगती थी और इन पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी जो लगी हुई है और आदेश का पालन नहीं कर? तत्काल हटाया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर से अगली अहम खबर, जहां सराफा से 4 लाख की टप्पेबाजी की गई। सराफा व्यापारी से ये टप्पेबाजी की गई। टप्पेबाजों ने 4 लाख के जेवर पार किए हैं। जानकारी के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। भूतनाथ मार्केट के पास ये घटना हुई है, जहां टप्पेबाजी की बड़ी घटना सामने आई। जानकारी के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। भूतनाथ मार्केट के पास ये घटना हुई है। तो गाजीपुर से अहम खबर, सराफ से 4 लाख की टप्पेबाजी की गई। टप्पेबाजों ने 4 लाख के जेवर पार किए हैं। अगली अहम खबर पीलीभीत से है, जहां शासनादेश पर राशन दुकानों पर बिकेंगी 35 वस्तुएं। केवल जरूरतमंद खरीद सकेंगे निरमा व अन्य वस्तुएं। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने दी जानकारी। बीसलपुर, बिलसंडा, बरखेड़ा आदि दुकानों पर बिक्री शुरू होगी। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने यह जानकारी दी है। तो पीलीभीत से अहम खबर, शासनादेश पर राशन दुकानों पर बिकेंगी 35 प्रकार की वस्तुएं। केवल जरूरतमंद खरीद सकेंगे निरमा व अन्य वस्तुएं। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने दी है जानकारी। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। कानपुर की बड़ी ईदगाह में इस बार सुबह 7:30 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। ईद उल अजहा की नमाज के लिए ईदगाह, आपको बता दें, ईदगाह कमेटी ने नमाज अदा करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए पीने के पानी के लिए बड़ी संख्या में जगह जगह वाटर कूलर रखे जाएंगे। कूलर और पंखों का भी इंतजाम किया गया है। हमारे संवाददाता शहनवाज खान ने नमाज की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। आइए दिखाते हैं आपको। ईद उल अजहा की नमाज को लेकर लगभग ईदगाह में पूरी तैयारियां कर ली गई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से ये यहाँ पर जो टेंट है और पानी है और जो पंखे हैं और कूलर पे सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई है। नमाजियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, वो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं हमारी तरफ से ये कूलर है और पंखे भी किसी तरह लगे हुए हैं। साथ साथ नमाजियों में के लिए टेंट की व्यवस्था करी गई कि उनको धूप ना लगे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे साथ कुछ इंतजामिया भी हैं, उनसे ईदगाह से बात कर लेते हैं। जो यहाँ के ईदगाह के इंतजामिया हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह की इस बार तैयारियाँ करी गई है और क्या व्यवस्थाएँ हैं। आप इनसे बात कर लेते हैं। पहले तो अपना नाम बता दिए। मेरा नाम अयाज आलम जफ़र है। मैं मरकज़ी बड़ी ईदगाह बिना जहावर का मुतवल्ली हूँ। ये बताइए, कल ईदगाह की नमाज अदा करी जाएगी, किस तरह से पूरी तैयारी करी गई आपने? कल इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज ठीक 7:30 बजे होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतज़ामात जैसे पिछली दफ़ा थे, टेंट के, पानी के, पंखों के, कूलर के, वो हो चुके हैं। और अब की दफ़ा गर्मी को देखते हुए इंतज़ामात कुछ ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। मैंने टेंट भी बढ़वा दिए हैं, पंखे भी बढ़वा दिए हैं, कूलर का इंतज़ाम भी कुछ ज़्यादा कर दिया है और पानी का भी कर दिया है। जो लोगों को, क्योंकि गर्मी में आएंगे सुबह के टाइम पे, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें साए में रहेंगे। अब वक्त के एतबार से कुछ धूप होती है, कुछ छाँव होती है, तो उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमको। जिस तरह से देखिए ईदगाह के इंतजामिया ने जो बताया कि तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी है, बस नमाज का इंतज़ार है। नमाज कल 7:30 बजे नमाज अदा करी जाएगी। साथ साथ ये भी कहा गया कि लोग टाइम से पहुँचे, टाइम से आकर नमाज अंदर अदा करेंगे, क्योंकि रोड पे नमाज किसी तरह की नहीं होगी। कानपुर से रवि कुमार के साथ मैं शहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। मां त्रिपुर सुंदरी बालामुखी के मंदिर का प्रथम वार्षिक उत्सव
मौनी घाट गंगा तट पर आजाद नगर में मनाया गया। इस मंदिर में मां कमल के आसन में विराजमान होकर भक्तों का कल्याण करती हैं। कानपुर का ये मंदिर उत्तर भारत का अद्भुत मंदिर है। इस अवसर पर रविवार सुबह से गणेश अर्चन के साथ पंचांग पूजन, सामूहिक स्तोत्र पाठ, हवन आदि किया गया। कार्यक्रम में मां पीताम्बरा जी की कृपा का उद्घोष भी किया गया और महाआरती, कन्या भोज के साथ भंडारा भी किया गया। इस मौके पर पंडित अवधेश शास्त्री, डॉक्टर विवेक द्विवेदी, आचार्य प्रमोद तिवारी समेत तमाम संत मौजूद रहे। आचार्य अवधेश शास्त्री ब्रह्मर्षि ज्योति योग संस्थान का प्रधान और माँ पीताम्बरा बगलामुखी मंदिर का प्रधान अर्चक। आज का कार्यक्रम माँ पीताम्बरा जी के वार्षिकोत्सव के रूप में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर पिछले वर्ष 2023 में माँ विराजमान भई। आज उनका प्रथम वार्षिकोत्सव है। ये माँ 40-42 वर्ष पूर्व आचार्य उद्धव जी की प्रेरणा से मुझे प्रेरणा मिली थी और शीतलानंद शास्त्री जी के द्वारा मैं दीक्षित हूँ और उनकी कृपा और उनकी आज्ञा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठा कराई गई है। आज प्रथम वार्षिकोत्सव है। इसमें पंडित लक्ष्मी नारायण, पंडित प्रमोद शास्त्री आचार्य के द्वारा 108 आचार्यों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गाजीपुर के सादियाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सरैया मानिक राज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीन विवाद को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद कहासुनी के दौरान महिलाओं से मारपीट होने लगी। घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में सादियाबाद पुलिस मुकदमा लिखकर मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जमीन विवाद में महिलाओं के बीच ये मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पुलिस मुकदमा लिखकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से महिलाओं में पहले आपसी कहासुनी हुई, उसके बाद ये आपसी कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। भले ही लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव को लेकर ग्रामीण स्तर पर फैली बेमनुष्यता अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला जनपद बहराइच के मोतीपुर इलाके का है, जहां एक जनरल स्टोर के दीवार पर भाजपा के पोस्टर को देखकर मुस्लिम युवक भड़क गया और दुकानदार के साथ गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से जमकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। मोतीपुर थाना क्षेत्र के पुरैना निवासी ओमकार का कहना है कि गांव के ही शौकत अली एवं आरिफ ने धमकी देते हुए दुकान की दीवार पर लगे भाजपा के पोस्टर को हटाने की धमकी दी थी और कहा कि आखिर भाजपा के पोस्टर के साथ अखिलेश यादव का पोस्टर क्यों नहीं लगाया, अखिलेश यादव को वोट क्यों नहीं दिया। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो दोनों दबंग युवकों ने दुकानदार को गाली देते हुए जमकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें दुकानदार पक्ष के 3 लोग घायल हुए। आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। घटना क्या, वो कह रहा था तुम लोग अखिलेश को वोट नहीं दिए। हम लोग बोले, ये मेरे भाई लोग बोले कि हम लोग बीजेपी को दिए हैं। तभी वो गाली दिया और मेरी चाची लोगों को मारा। मैं शाम को 5 बजे काम पर से आया और मैं गाड़ी पर से उतरा और वो सौखा तो आरिफ, दोनों लोग पीछे से वार कर दिए। किस चीज से मारे? तलवार से। काहे लिए? रंजिश क्या है? रंजिश का वही कह रहा था तुम लोग अखिलेश को वोट नहीं दिए। घटना ये हुआ, दुकान पे हमारे सामने और के लोग इकट्ठा थी। उसने शराब पीकर आया, उसने हमारे दुकान के सामने देखा, पर्चा चपका था बीजेपी का। उसने कहा बीजेपी का पर्चा क्यों चपका है, अखिलेश का क्यों नहीं चपका आपकी दुकान पे, तो तुम लोग अखिलेश को वोट क्यों नहीं दिए, मोदी जी को वोट दिए, अखिलेश को क्यों नहीं दिए। इसी कारण वो गाली देने लगा। गाली देने के बाद मैं गया एप्लीकेशन देने थाने, एप्लीकेशन देकर आया और वो फिर भी कह रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कोतवाली थाना क्षेत्र के नेहरू मार्केट स्थित एक व्यापारी के खोखे को उसके पड़ोसी ने तोड़ दिया। विरोध करने पर उक्त पड़ोसी ने व्यापारी व उसकी 2 बहनों को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। इस घटना को लेकर व्यापारियों ने कोतवाली में हंगामा खड़ा कर दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के मजरा रोड निवासी अनुज कुमार संगल रोज की भांति नेहरू मार्केट स्थित अपनी दुकान पहुंचा। वहां दुकान के आगे उसका खोखा छत बिछत स्थिति में पड़ा मिला। आरोप है कि उसके दुकान के पड़ोसी अकील अहमद व उसके पुत्र नफीसुर रहमान ने उक्त खोखा तोड़ डाला। मेरा भाई रोज की तरह दुकान पे गया तो उसने अपना दुकान खोलने के लिए जैसे ही उसने देखा तो उसकी जो साइड में उसने बना रखा है वो उखाड़ के, जो पीछे वो अकील अहमद है उसने उखाड़ के वो फेंक रखा था। वो मुझे नहीं पता, मैं घर पे थी। उसने किसी ने मुझे फ़ोन किया, मेरे भाई के साथ हाथापाई करी, उसके गला दबाने की कोशिश करी तो उसने मुझे यहाँ पे मैं भागी भी आई तो मैंने बोलने लगी उसको। जब गाली गलौज हमारे साथ हुई तो उसने मुझे भी धक्का दिया, मेरे भाई को भी धक्का दिया, मेरा गला दबाने की कोशिश करी, मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। हमारे साथ जो है जी अकील अहमद हमारा दुकान का पड़ोसी है, जो हमारी दुकान नेहरू मार्केट के बाहर स्थित है। 40 साल पुराना हमारे पास कोई खोखा रखा था जिसमें मैं अपना व्यापार करने का इच्छुक था, क्योंकि मेरी दुकानदारी बहुत कम है और एक मजबूर व्यापारी हूँ, तो सोचा व्यापार बढ़ाने के लिए इस पर काम कर दूँ। तो जैसे मैंने आज उसका परिवर्तन किया, जबकि मुझे न्यायालय से भी उस पर आदेश मिले हुए हैं, डिग्री मिली हुई है, बाकायदा 40 साल से नगर पालिका की रसीद मेरे पास गड़बड़ों के काम। आज उसने आकर मेरे साथ मेरे खोखे को उठा के बाहर फेंक दिया, मेरी बहनों के साथ गंदा व्यवहार किया और साथ में मेरे मार पिटाई करके मेरी पसली में चोट आ गई, मुझे अपंग कर दिया। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर बहराइच से है, जहां केमिस्ट रिटेल एसोसिएशन एक बार फिर से हुंकार भरी है। इसके तहत जनपद के सारे रिटेल मेडिकल स्टोर संचालकों ने संयुक्त बैठक की है और बैठक में रिटेल मेडिकल स्टोर से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में होलसेल विक्रेताओं पर फुटकर मेडिकल दुकानदारों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसमें होलसेल विक्रेता द्वारा लागू किए गए नए नियम, एक्सपायरी दवाओं की वापसी न करने जैसी समस्याएं शामिल हैं। मुख्य रूप से इन पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से सरदार, सौर्या, मेकरानी, दीपक मेडिकल, SN फार्मा सहित सैकड़ों मेडिकल स्टोर संचालक मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य ये है कि हमारे दूर दराज से केमिस्ट बंधु इकट्ठा हुए हैं और बैठक का उद्देश्य ये है कि हमारे जो होलसेलर हैं वो जो बिल बना कर देते हैं, जिसको इनवाइस कहते हैं, उसके ऊपर एक मोहर वो लगाते हैं कि आपकी एक्सपायरी और ब्रेकेज वापस नहीं होगी। हमारी मांग ये है कि हमारी उस मोहर को हटाया जाए और हमारी एक्सपायरी ब्रेकेज को जिस तरह से पहले इससे बीते हुए सालों से पहले चल रहा था उसी तरह से चलाया जाए। और क्या उत्पीड़न का आरोप है आप लोगों का? 15 दिन उद्देश्य ये था कि पिछले कुछ दिनों से केमिस्ट एसोसिएशन बहराइच में एक सर्कुलर अपना बनाया था कि कोई भी सामान अगर होगा तो हम उसको देखने के 15 दिन के अंदर आपको वापस करना। जिस दिन आप मंगाएंगे उस दिन से 15 दिन आप बोल दीजिए, 15 दिन के अंदर अगर नहीं दिखता तो आप वापस कर दीजिए। वो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल, जिसको लेकर आज एक बैठक की है। क्या आज एक बैठक हुई, कोई MR लखनऊ से आता है, वो रेंज मेंटेन कराता है, वो रेंज मेंटेन होती है, डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर बाई चांस चला जाता है, 10 दिन की छुट्टी भी चला गया, 11वें दिन उसको नहीं याद रहा, 15 दिन के बाद वो आया तो उसने जब लिखना शुरू किया तब तक हमको यह कि 15 से 16 दिन हो जाए तो हम माल वापस ले लेंगे। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एक तरफ तापमान में बढ़ोतरी से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है तो वहीं पेयजल का संकट भी खड़ा हो गया है। गांव में टैंकर से सप्लाई दी जा रही है। मामला बढ़नी चाफा नगर पंचायत के वार्ड 15 का है, जहां जानकारी मिली है कि नगर टोला डालडीह का है। इस संबंध में हमारे संवाददाता धर्मराज वर्मा ने नगर पंचायत अध्यक्ष से बातचीत की है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ बात हुई। तो डालडीह वाले हुए और कौन आई रही था। क्या समस्या है आप लोग की? पानी नहीं मिला था भैया, 15 दिन हो गए नहीं आवत है। टंकर आवत तो मिला था, नहीं तो नहीं मिला था पिए का। क्या वजह है, कहीं पानी मिला था? पानी नहीं आवत है एकदम से। कहाँ से पानी नहीं? नला से।
तो आप लोग शिकायत नहीं की होगी? नहीं। कितना नल लगभग हुई गाँव में जो नया आवत? बहुत नल नया आवत है, 10-15 का बीसन हुई। कल 3-4 दिन पहले से अचानक गर्मी की वजह से यहाँ पे कई नल सूख गए हैं। तो कल हमारे चेयरमैन जी से बात हुआ, पानी के नगर पंचायत टैंक के लिए, पानी का व्यवस्था के लिए। तो उन्होंने बात भी किया कि जितना भी पानी लगेगा इस वार्ड के लिए, इस गांव के लिए पानी दी जाएगी, जितना भी व्यवस्था लगेगा वो की जाएगी। कल ये सब नाले नहीं चलाना 3-4 वर्ष से, वही 2 बार चलाई तो पीत है। जी आपको बता दें कि ज्यों गर्मी का सितम बढ़ रहा है, आम जन के साथ जो है पशु पक्षियों को भी इस समय जल का संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आपको बताऊं, मैं जानकी नगर जो बहनी चाफा नगर पंचायत का एक वार्ड है, वहां के डालडीह में मैं मौजूद हूं। यहां करीब 80% नल सूख गए हैं। लोगों को पीने के पानी का संकट जो है वो संकट सामने खड़ा हो गया है। ऐसी दशा में जो नगर पंचायत का टैंकर है, नगर पंचायत के टैंकर से सप्लाई हो रही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा जी। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह यहाँ क्या दिक्कत है और किस तरह यहाँ व्यवस्था जो है जल का करा रहे हैं। जी क्या दिक्कत यहाँ है गांव में? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी है और हमारे नगर पंचायत वार्ड नंबर 15 जो कि जानकी नगर का एक टोला है डालडी, जहां पर इस समय आप लोग आए हैं। नरसों हमारे सभासद महोदय के द्वारा ये पता चला कि इस गांव में जो कि करीब 50 घर हैं, 80% घरों में नल से पानी आना बंद हो गया। ये सूचना सभासद के द्वारा मुझे प्राप्त हुई। हमने तुरंत नगर पंचायत कार्यालय को निर्देशित किया कि ऐसी विषम परिस्थिति में नगर पंचायत के द्वारा जो भी सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, तो तुरंत यहाँ से कल से ही टैंकर यहाँ पर नगर पंचायत के द्वारा हम लोगों के द्वारा भिजवाया गया है। और आज मैं मौके पर आया भी हूँ कि जो भी दिक्कत पानी की है उसे हम लोग देखें, और उच्च अधिकारियों से भी वार्ता हुई है। हम किसी भी स्थिति में जल की कमी इस गांव में नहीं होने देंगे। आवश्यकता पड़ी तो और टैंकरों के माध्यम से हम पानी की व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। जी आपको बताएं कि ये थे हमारे साथ जो बहनी चाफा नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि पानी का संकट यहाँ किसी के समक्ष भी उत्पन्न नहीं होने पाएगा। उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई है। के न्यूज के लिए पुरुषोत्तम दुबे, सिद्धार्थनगर। अगली खबर अयोध्या से, जहां संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम लला का दर्शन पूजन किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा की जा रही है। होने वाले उपचुनाव में भाजपा पूरी ताकत से लड़ेगी, इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। अयोध्या पहुंचे मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि भगवान राम लला का दर्शन करने के बाद सुखद अनुभूति हुई है। देशवासियों से अपील की है कि वह सभी लोग अयोध्या आएं और रामलला का दर्शन पूजन करें। अच्छा लगा, भगवान परशुराम राम के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज अयोध्या में परिवार सहित भगवान परशुराम के दर्शन किए हैं। मैं तो ये कहूँगा सब लोग अयोध्या आएँ, भगवान परशुराम के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत परिवर्तन है पहले की अयोध्या में, अब की अयोध्या में बहुत परिवर्तन है। चलने के लिए अच्छी सड़कें हैं, अच्छा सुंदर वातावरण है। भगवान परशुराम का अपने भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं। हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है और यहाँ आकर के मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई है। देखिए, जो हुआ उसकी समीक्षा की जाएगी और फिर ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने काम में जुटी हुई है और आने वाले समय में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। औद्योगिक विकास विभाग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग को बढ़ावा देने पर लगा हुआ है। अभी इस सरकार के कार्यकाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए के अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी को शिलान्यास किया। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर रामनगर से है, जहां रविवार को गंगा दशहरा पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं नगर में अलग अलग स्थान पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा राहगीरों को शिकंजी एवं शरबत का वितरण किया गया। वर्तमान में भीषण गर्मी में जहां एक और जनता बुरी तरह परेशान है, तो वहीं गर्मी को लेकर सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर जनता ने भी उनकी जमकर सराहना की है। पुलिस तहसील, आपको बता दें, पुरानी तहसील चौक पर पवन जैन व उनके सहयोगियों के द्वारा आज शिकंजी वितरण कार्यक्रम किया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पिछले 5 वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी में बाजार में खरीदारी करने आ रहे लोगों को भी गर्मी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज से 5 साल पहले हमें किसी ने प्रेरणा दी थी कि आप गंगा दशहरा के दिन जल बांटे, तो हमें मन में इच्छा जागी कि हम शिकंजी बांटें। तो हम ये 5 साल से, ये 6वां साल है हम प्रभु की कृपा से ये शिकंजी बांटते आ रहे हैं और लोगों का भी प्रेम हमें मिलता है कि आपने अच्छा काम करा। वो प्रेरित हो गए, हम आगे को इसे बढ़ाना चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी हम शिकंजी बांटते रहें। योगा ग्रुप के संजीवनी कीर्तन मंडल, राधा माधव कीर्तन मंडल, पूरा बाजार सब सहयोग करता हमें इसमें। अब बात करते हैं अगली अहम खबर के। आए दिन सोशल मीडिया के द्वारा धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला देहरादून में भी देखने को मिला है, जहां एक व्यक्ति से महिला ने फेसबुक पर फ्रेंडशिप की और बाद में अमेरिका से गिफ्ट और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भेजने का झांसा देकर कस्टम अधिकारी के नाम पर अलग अलग खाते से 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी की मामला सामने आया, जिसका खुलासा एसटीएफ ने किया है। वहीं एसटीएफ एसएसपी देहरादून आयुष अग्रवाल ने बताया कि अपराधी व्यक्ति नाइजीरिया का है, जिसने कस्टम अधिकारी बनकर 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। हुई थी, जिसमें कि जो शिकायतकर्ता थे उनके साथ में लगभग 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके साथ में उनकी किसी से फेसबुक पर मित्रता हुई। इनको जो लग रहा था कि सामने वाला जो है कोई यूएस की कोई लेडी है, तो किसी नाम से उन्होंने उसके साथ में फ्रेंडशिप की। इनकी जो भी है सोशल मीडिया के माध्यम से आगे इंटरेक्शंस होते रहे, बातचीत होती रही, चैट्स होती रही और उसके बाद में उस लेडी ने इनसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ महंगा गिफ्ट भेज रही हूँ, $25,000 का, कुछ विदेशी करेंसी भी भेज रही हूँ। इस तरह से कर इनको अपने झांसे में लिया और उसके कुछ दिनों बाद इनके पास एक कस्टम अधिकारी बनकर कोई फ़ोन करता है कि आपके नाम से ये पार्सल आया है और इसमें अनऑथराइज इलीगल कॉन्ट्राबैंड है, चीज़ें हैं। और इस तरह से इनको फिर कस्टम डिपार्टमेंट के नाम पर डराया जाता है कि आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जाएगी, आपकी अरेस्टिंग की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर तीसरी बार लगातार भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और चुनाव प्रबंधन समिति के तहत काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। भाजपा की इन 2 दिवसीय बैठक में किन विधानसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और कहां पर पार्टी को काम करने की जरूरत है, इसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। बैठक में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पार्टी चुनाव के लिए तय किए गए लक्ष्यों को लेकर बनाए गए लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी और लोकसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए विस्तारकों के अलावा विधानसभा सीट के विस्तारक साथ ही इनके साथ बैठक की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक को लेकर कहा कि चुनाव प्रबंधन पूरे चुनाव में एक प्रमुख कार्य होता है। इसमें हमारे जो भी प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया। नहीं, चुनाव प्रबंधन क्योंकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूँकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है। उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कल ईद उल जुहा यानी कि बकरीद
पर्व के मद्देनजर कोतवाली परिसर में लालकुआं में पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मौजूद तहसीलदार व पुलिस क्षेत्र अधिकारी के द्वारा आगामी पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान रोशन मस्जिद के सदर द्वारा बताया गया कि ईद उल जुहा पर्व को रोशन मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी। वहीं जामा मस्जिद के सदर द्वारा बताया गया कि बकरा ईद की नमाज प्रातः 7:30 बजे प्रारंभ होगी। खुले स्थान पर कोई भी कुर्बानी नहीं करेगा। साथ ही कुर्बानी स्थलों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। एक 30 कमेटी की बैठक रखी गई। उसमें हमारे समस्त विभागीय अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। बाकी जो भी कल जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी होने वाले हमारे क्रियाक्रम हैं, जैसे सुबह 7 बजे से 7 और 7:30 के बीच में जो भी हमारी नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद हमारी कुर्बानी की जो प्रथा है उसमें साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए गए। किस तरह से आपने जो भी हमारा वेस्ट होगा जानवरों का उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है गड्ढे में और उसके बाद उसको नगर निकाय द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा उस क्षेत्र को। बाकी हमारी उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जहाँ पर हमारी क्षेत्रीय जनता है, उसमें हमारा उनका पूरा सहयोग रहेगा। के उपलक्ष्य में आज थाने में जिस तरह से मीटिंग हुई है, जिसमें प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस के द्वारा मीटिंग ली गई है, इसमें सभी लोगों से उनकी राय और उनके सुझाव पूछे गए हैं। तो इसमें जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया गया है, हमारे हर बार की तरह पुलिस व्यवस्था सभी दोनों मस्जिदों में लालकुआं कस्बे में तैनात रहेगी। साथ ही इसके ऐसे चौराहों पे भी जहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, उसको दृष्टिगत भी पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। और जब तक ये कार्यक्रम समाप्ति तक भी जब होता है, तब तक हमारा पूरा फोर्स इसमें मुस्तैदी से तैनात रहेगा। अब बात करते हैं अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में उद्यान घोटाले को लेकर मुखर रही कांग्रेस की देहरादून महानगर इकाई ने विभागीय मंत्री गणेश जोशी का एस्ले हॉल स्थित चौक पर पुतला दहन किया है। इस दौरान देहरादून महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने विभागीय मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि उद्यान घोटाले में करोड़ों का घोटाला होने के चलते नैतिकता के आधार पर विभाग के मंत्री गणेश जोशी को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस बात का संज्ञान लेते हुए मंत्री के इस्तीफे की बात कही। उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसपे कि सीबीआई ने कुछ अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज भी किया है। मेरा कहना है ये जो अधिकारी हैं तो बहुत छोटी मछली हैं। इसमें अगर जांच तरीके से की जाए और सही तरीके से की जाए, कहीं बड़े लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे। और नैतिकता के आधार पे जो विभागीय मंत्री है गणेश जोशी का इस्तीफा तत्काल होने देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नैतिकता का ना शब्द भी इनमें नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करना चाहिए और गणेश जोशी का इस्तीफा लेना चाहिए, जिसने पूरे ही उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गढ़वाल लोकसभा की बद्रीनाथ विधानसभा का 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि उन्हें जिताने की जिम्मेदारी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को सौंपी गई है। आपको बता दें, अनिल बलूनी को भाजपा ने इस सीट से विधानसभा का अनुपालक बनाया गया है। उधर अनिल बलूनी ने जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि चुनाव के दौरान जो भी वादे जनता से उन्होंने किए थे उन्हें पूरा करने का अब समय आ गया है। हमने उसके हिसाब से पहले से तैयारी कर रखी है। हमने सोच रखा जो वादे हमने किए हैं वो वादों को कैसे पूरा करना है। जो वादे हैं वो चुनावी वादे नहीं है, वो वादे हमारा संकल्प है। और आने वाले जगह में मैं सब जगह जा रहा हूँ, मैं सबको कह के आ रहा हूँ कि जो वादे किए थे उनको पूरा करना है। उनको पूरा करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पूरी टीम इसके लिए काम करने लग गई है। जो वादे किए उनको पूरा भी करेंगे और निश्चित मान के चले इस गढ़वाल को देश की अग्रणी लोकसभा बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा भी करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस उपचुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंगलौर और बद्रीनाथ में संभावित प्रत्याशी पिछले कई माह से उपचुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंगलौर में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन, जबकि बद्रीनाथ में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हैं। देर शाम तक पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और साथ ही कांग्रेस पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 और 13 जुलाई को मतगणना होगी। आज डिक्लेयर हो जाएगा, आज शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा और जल्दी आप लोगों की जानकारी में आ जाएगा। देखिए, उपचुनाव की तैयारी की अगर बात करें तो काजी निजामुद्दीन जी तो पिछले 6 महीने से लगातार
फील्ड पे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। रही बात बद्रीनाथ विधानसभा की, तो उसमें वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी जिस दिन से राजेंद्र भंडारी गए हैं उस दिन से लगातार वो लोग फील्ड पे हैं। और मैं खुद गोपेश्वर और जोशीमठ में मीटिंग लेके आया हूँ। दो दिन का प्रवास मेरा था। उसके बाद आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, महेंद्र गुरु जी और आदरणीय हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी भी उसी क्षेत्र में हैं, और ये लोग भी 2 दिन का प्रवास करके वहाँ मीटिंग्स लेके आए हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं से भी लगातार संपर्क में हैं। आज भी हमारी चल रही है प्रभारी, हम कई क्षेत्रों को पहले बना चुके हैं, कुछ अभी और बनने बाकी हैं। तो उत्तराखंड खंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चिलचिलाती गर्मी में तन को राहत दिलाने के लिए इन दिनों लोग एक तो शरबत का मजा ले रहे हैं, दूसरा वाटर पार्क में डेरा जमाए बैठे हैं। हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां शहर की कुछ दूरी पर स्थित वेल बाबा मंदिर के पास स्थित वाटर पार्क में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग और पर्यटक अपने बच्चों के साथ जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हरिद्वार से आई हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के घर। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया यहाँ पे एक न्यू वाटर पार्क खुला है, तो मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। क्लीन वाटर है, एकदम फ्रेश, और खूब मज़ा आ गया। बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत गर्मी इतनी है कि कहीं रह नहीं सकते हैं। लाइट कितनी गई है, तो कहीं बच्चों को ठंडी जगह चाहिए, तो यहाँ वाटर पार्क मेरे को बहुत, मैंने सुना इसका नाम, तो मैं यहाँ से आई हूँ। मैं तो आया हूँ वैसे मुंबई से, और मेरे किसी मित्र के द्वारा मेरे को पता लगा यहाँ का। तो सर देख रहे हैं आप, जिस हिसाब से गर्मी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, खास तौर से उत्तराखंड में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है दिन पे दिन। कल की डेट में मैंने देखा था 44 पॉइंट कुछ डिग्री टेम्परेचर हल्द्वानी का था। यहाँ आकर के बड़ी राहत मिली है डिज्नीलैंड वाटर पार्क में। हमने अपने मोबाइल में देखा था ना यहाँ का, तो बहुत चर्चा हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो हल्द्वानी से हम आए हम लोग। ये हमारी भांजी मुरादाबाद से आई हुई है, तो मामा बोली घुमाने ले लो, तो मैंने चलो घुमा के आज नदी देख के आता हूँ पार्क कैसा वहाँ का। तो यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। हल्द्वानी के काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। तराई में बढ़ रही शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी से बचने और पहाड़ की स्वच्छ आबो हवा और शांत वादियों की तलाश में सुकून के कुछ पल गुजारने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल सहित आसपास के इलाकों का रुख करने लगे हैं। सैलानियों की आमद से वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में बहार लौट आई है। वहीं दूसरी तरफ छोटे कारोबारियों की आय में भी इजाफा हो रहा है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। स्नो पॉइंट घूमा, सुसाइड पॉइंट घूमा, लेवल पॉइंट देखा और लेक देखी, तो बहुत अच्छा लगा। बस और रश है यहाँ पर, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ट्रैफिक जाम ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो ट्रैफिक तो बहुत हो रहा है, जाम बहुत लगा हुआ है। आगे भी रोकते हैं पुलिस वाले ना। अगर बुकिंग है आपकी तो आप आगे बढ़ोगे, वरना आप आगे बढ़ोगे नहीं। आप इसका भी कुछ ना कुछ करेगी। छोटा प्लेस है, टूरिस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हाँ, कल आए थे घूमने, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ काफ़ी गर्मी है, यहाँ पे तो मौसम बढ़िया है, एकदम ठंड भी है काफ़ी। एंजॉय कर रहे हैं। पहली बार नैनीताल आए थे हम लोग। सर हम तो कल ही आए हैं, नैनीताल आए हैं, जिम कॉर्बेट घूम के आए हैं। आज यहाँ खुरपत्ताल आए हैं, अभी जू में आना है। मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ पे, गर्मी नहीं है। दिल्ली में तो 50-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में तो। बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया राइड है। अभी वोटिंग की है हमने, वोटिंग के बाद अभी ये राइड करेंगे इसके ऊपर। अच्छी जगह बना रखी है। थोड़ा गवर्नमेंट को जाम वाम के बारे में सोचना चाहिए, जाम ज़्यादा लगता है थोड़ा। यहाँ आके थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मेरा नाम सुरेश चंद्र है। सर ये सीजन टाइम है, एक दिन में 70-80 टूरिस्ट आ जाते हैं। लाइन होती है, जिप साइकिलिंग होती है, जॉर्बिंग बॉल होती है और बोटिंग होती है। जो भी यहाँ पर आ रहा उनको बढ़िया से सुविधाएं दी जा रही है, बढ़िया से उनको सारी एक्टिविटी करवाई जा रही है कुशल शिक्षकों के द्वारा। अब बात करेंगे अगली खबर की। पौड़ी में खिरसू कटली लिंक मोटर मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। ये मोटर मार्ग लिंक है जो कटली गांव को श्रीनगर से जोड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार ये कार खिरसू से कटली गांव को जा रही थी। इस घटना में कुछ और लोगों के घायल होने की भी आशंका है। बचाव व राहत दल मौके के लिए रवाना हो गया और रेस्क्यू जारी है।
अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के भुरनी गांव के 200 परिवार पीने के पानी को तरस रहे हैं। उनके घरों में लगे निजी नल या तो सूख चुके हैं या गंदा पानी दे रहे हैं। सरकारी नलों में से जो 2-3 दिन की आपको बता दें 2-3 दिन ही साफ पानी दे रहे हैं, जिसके चलते गांव के लोग इन्हीं 2-3 नलों पर लंबी लाइन लगाकर पीने का पानी भरने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि लक्सर के भुरनी गांव में 2000 की आबादी है। गांव के अधिवक्ता राजेश सैनी ने बताया कि क्षेत्र में जमीन के 8 से 10 फुट नीचे पानी निकल आता है, लिहाजा लोगों के घरों के नल 20 से 40 फुट गहराई पर लगे हैं। इस बार ज़्यादा गर्मी से पानी का स्तर नीचे चला गया है, इससे घरों के कुछ नल सूख गए हैं और कुछ गंदा पानी भी दे रहे हैं। गांव में 300 से 400 फुट गहराई पर लगे 2-3 सरकारी नल अच्छा साफ पानी दे रहे हैं। बताया गया कि पीने का पानी भरने के लिए इन 2-3 नलों पर दिन भर लंबी लाइन लोगों की लगी रहती है। 10-15 दिन हो गए वहाँ से, कई दिन लग हुआ, कोई भी सुधार नहीं हुआ। फिर गैस उनका हुआ, वहाँ से करवाया दिया, दिक्कत ही पेड़ा पानी हुआ, यहाँ से बहुत दिक्कत है। एक ही नलके से काम चला रहे हैं। एक नलका है भी उधर, वो कम सही चला, वो भी। गांव में जो नल लगे हुए हैं 2-3 नल गांव में ख़राब पड़े हैं और मैं विभाग वाले उनको ठीक नहीं करा रहे। और गांव में शौचालय की टंकी लगने की प्रक्रिया चल रही है। बोरवेल हो चुका करीब 4-5 महीने पहले। उसके बाद मेरी एक्शन से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जी वो जो ठेकेदार था वो टैंक बनाना था उसको, और उससे पहले उनको हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया उसको। रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर के वेरीनाग निवासी गणेश जोशी अपने परिवार के साथ वेरीनाग से हल्द्वानी लौट रहे थे। सुराल में अचानक कार के ब्रेक फेल हो गए और कार करीब 300 मीटर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर रामनगर के सरकारी अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायल गणेश जोशी व उनकी पत्नी हंसी जोशी तथा पुत्र मनोज जोशी, बहू रेखा जोशी तथा मनोज जोशी के 2 बच्चे घायल हो गए। वहीं अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायलों के परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए जांच शुरू कर दी। ये ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर ये लोग जो गणेश जोशी जी हैं, ये पूजा के लिए अपने घर मूल निवास वेरीनाग रैतोली गए थे। लौटते समय ये हादसा हुआ है और किस प्रकार हुआ है ये ज़्यादा जानकारी मुझे है। वापस कहाँ आ रहे थे? वापस हल्द्वानी। तो गाड़ी जो गिरी है किधर क्षेत्र में गिरी है? ये सौराल जगह है। कितने मीटर नीचे गिरी है? लगभग बता रहे हैं, जो गांव वाले ने बताया कि लगभग 300 मीटर बता रहे हैं। तो आप रामनगर अस्पताल आए? जी। तो यहाँ से रेफर कर दिया? यहाँ से रेफर हल्द्वानी के लिए करवा दिया। कितने लोग थे गाड़ी में? 4 लोग बड़े थे, 2 बच्चे थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी देहरादून में भाजपा प्रदेश कोर कमेटी लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति चुनाव विस्तारकों समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण धन्यवाद बैठक आयोजित की गई, जहां इस दौरान बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा एवं विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति पर विचार भी किया गया। वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि विस्तारकों का चुनाव में अहम रोल होता है और वह बूथ स्तर तक जाकर काम करते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों को जिताने में विस्तारकों की भूमिका है और इस दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसको लेकर बात की गई। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।